हाँ, एक बात मैं मीडिया से कहना चाहूँगा कि जो देखिए गोदी मीडिया उनसे तो हमें कोई उम्मीद है ही नहीं, लेकिन जो लिबरल मीडिया है उनसे भी थोड़ी सी मुझे निराशा हुई, क्योंकि ये जो नीट का पेपर लीक का मुद्दा है, एजुकेशन का मुद्दा है, नॉर्मली इसे लोग थोड़ा बोरिंग सा मुद्दा मानते हैं, लेकिन अब जब हमने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, अब मुझे उम्मीद थी कि कम से कम इस बारे में डिटेल में बात होगी कि भाई जो स्टूडेंट्स नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, हैकिंग की प्रॉब्लम क्या है, कल कोई 2 मिनट लेट हुआ तो उसको अंदर जाने नहीं दिया, पेपर के पैटर्न को लेकर बहुत सारे इस तरीके के सवाल उठते रहे, और मुझे उम्मीद थी कि अब इन सभी सवालों पे बातचीत होगी। मैं और सौरभ तो घर पे पूरी तैयारी करके आए थे कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन हमसे बस सवाल वही पूछे जा रहे हैं कि सौरभ आपने ये कहा था, विजेता आपने ये कहा था। तो विजेता दिया इज़ अ नोबडी, सौरभ इज़ अ नोबडी। जो सबसे मेजर चीज़ है वो क्या है, इस देश के करोड़ों युवा जो परेशान हैं। तो आप सभी मीडिया से मैं अपील करता हूं कि इस टाइम पे भी अगर आप इन इश्यूज़ को डीपली नहीं देखते तो फिर आप कब देखेंगे, है ना। विजेता कौन है, आशुतोष कौन है, ये सब क्या है, एड होमिनम फैलेसी। कौन कह रहा है बात को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखो कि क्या बात कही जा रही है और उस पर कमाल की रिपोर्ट्स निकालिए ना, यही तो एक पत्रकार का काम है। तो इसमें जवाब क्या है, कौन सा प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल तो कोई फॉलो हुआ नहीं, लीक तो हो ही रहे हैं ना, ये तो हम देख ही रहे हैं। तो कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसी का सेंटर एकदम से चेंज कर दिया जाता है, वो बंदा वहाँ पे गया, उसको अचानक से वो लगी तो तेरा सेंटर दूसरी जगह, अब वो मतलब गया ना उसका तो पेपर पे, तो काहे का फिर प्रोटोकॉल है। आराम से। हाँ जी भैया, फोटो लेने दो भाई, माइनॉरिटी वाला इधर देना और मोर भाई। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर शांत रहिए और इधर आ जाइए, पीछे वाले लोग। पीछे वाले लोगों से रिक्वेस्ट है, सामने आ जाइए थोड़ी देर के लिए। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार इधर आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो देखे बस बोला नहीं, कोई बात नहीं। संजय जी हमारे प्रोटेस्ट में आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, कल इनके ऊपर हमला किया गया, उसके बाद भी संजय जी आज यहाँ पर आए। एक बार संजय जी की ताल नहीं बजे। इनका कल सर फोड़ा गया, इनके सर के ऊपर टाके लगे हुए, फिर भी उसके बाद ये आज यहाँ पर है, अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आए हुए फिर से। तो जिन जिन लोगों को लगता है हमले करके, ये ऐसे एग्रेसिव एक्ट करके, हमले करके, सर फोड़कर तुम्हें लगता है हम लोग डर जाएंगे, हम लोग डरेंगे नहीं, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन लोगों से तो मेरी अपील है, उन लोगों को तो मैं कहना चाहता हूँ, एक नहीं 10 हमले करिए, मैं हमले सहलूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा, और यहाँ पर कोई भी खड़ा है वो पीछे नहीं हटेगा। उन लोगों के बाद मैं आता हूँ इस देश की पुलिस पर, दिल्ली पुलिस पर। संजय जी बता रहे, कल जब ये पुलिस स्टेशन में थे, दिल्ली पुलिस ये कह रही थी तू क्या कर रहा था प्रोटेस्ट में, तेरी तो बेटी ने भी नीट की एग्जाम नहीं दी है। मैं तो आज तक बहुत इज्जत कर रहा था पिछले 4-5 दिनों से आपकी, अब इज्जत नहीं बची है सर। किसी का सर फोड़ा जाता है, कोई कंप्लेन करता है, तो आपका पहला रिस्पॉन्स ये होता है कि तू प्रोटेस्ट में क्या कर रहा था, तेरी बेटी तो नीट का एग्जाम भी नहीं देती है। और पुलिस के सामने
पुलिस के सामने जिस बंदे ने इन पर अटैक किया था वो बंदा इन पर हंस रहा था। क्या चल रहा है? सेटिंग हो रखी है क्या? कोई सेटिंग हो रखी है? हो रखी है तो बता दीजिए, या तो उन गुंडों को आपकी वर्दी दे दीजिए या अपनी वर्दी निकाल दीजिए। सही बात। किसकी शपथ ली थी आपने? संविधान की शपथ ली थी या गुंडों की सेवा करने की शपथ ली थी? देश के जनता की रक्षा करने की, सेवा करने की शपथ ली थी। की सेवा की। थोड़ी तो अपनी नहीं तो अपनी इज्जत की तो कदर करिए, अपनी इज्जत की, अपनी वर्दी की तो इज्जत करिए। मोदी को आना चाहिए इस टाइम, राहुल को भी आना चाहिए, नहीं आए। एक छोटी बेटी के सामने उसके पिता को पीटा जाता है और पुलिस कहती है तू प्रोटेस्ट में क्या कर रहा है, तेरी बेटी तो नीट का एग्जाम में नहीं देती। अब अमेरिका भाग रहा बाहर। ये कंसर्न है आपका? ये कंसर्न है जब कोई जानलेवा हमला होता है यहाँ आग लगेगी, वहाँ शांति। कि कौन नीट की एग्जाम दे रहा था, कौन नहीं दे रहा था, ये पूछोगे आप पहले? एक काम करिए ना, ये गुंडों को क्यों आगे कर रहे हो? खुद ही लाठी चला दो। गुंडों को क्यों आगे कर रहे हो? खुद ही लाठी चला दो, हम बैठे हुए हैं। पुलिस से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिन जिन लोगों ने हमले किए उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाए। अगर आप लोग अरेस्ट नहीं करते हो तो आप उन गुंडों के साथ मिले हुए हो। और जो जो लोग सोशल मीडिया पर धमकी दे रहे हैं उनका नाम है, उनके नाम फोटो हमने आप लोगों को प्रोवाइड करे। आपने अभी तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं करा है, क्यों नहीं अरेस्ट करा है? हमारे प्रोटेस्ट में जो लोग पानी बांट रहे, खाना बांट रहे, उनके घर तो 9-10 बजे पहुंच जाते हो आप। जो लोग खुलेआम धमकियां दे रहे लोगों को मारने की, उनके घर आपकी गाड़ी क्यों नहीं पहुंच रही है? जीपीएस नहीं चल रहा है क्या आपका? या सोच लिया है क्रिमिनल्स की साइड रहना है? या सोच लिया है क्रिमिनल्स की साइड रहना है, गुंडों की साइड लेनी है? सोच लिया है क्या? जो वर्दी आप लोगों ने पहनी है ना, उस वर्दी की इज्जत करिए, उस वर्दी की कदर करिए। वो वर्दी आपको इस देश ने दी है, किसी एक पार्टी ने नहीं दी है। और उस वर्दी, वो वर्दी पहनने के बाद आपको जो तनख्वाह मिलती है ना, वो हमारे टैक्स पेयर से मिलती है, किसी पार्टी फंड से नहीं मिलती है। किसी पार्टी फंड से आपकी तनख्वाह नहीं आ रही है, हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह आ रही है। संजय जी आप बोलिए। जैसे मैं कहना चाहता हूँ, कल जैसे मैं वीडियो बना रहा था तो कहने का मतलब है, वीडियो बना ही रहा था तो सामने एक वो बजरंग दल का गुंडा खड़ा हुआ था, तो उसने मेरे मोबाइल पे हाथ मारा और मारने के बाद गाली देने लगा, क्षमा तो मेरी वीडियो बनाएगा, और तुरंत ही 8-10 बंदे मुझे मारने लगे बहुत बुरी तरीके से। और जैसे मुझे यहाँ पुलिस भी लेके गई ना, तो पीछे से मेरे लात मारती हुई उसको कुर्सी बिठाया, लेकिन मुझे लात मारती हुई लेके गई। और ये पुलिस ने लात मारी है? अरे शर्म करो थोड़ी। मैं तो बहुत इज्जत कर रहा था आप लोगों की, जितने भी पुलिस वाले हैं ना, बहुत इज्जत कर रहा था मैं आप लोगों की। इनका सर फोड़ा जाता है और पुलिस इन्हीं को लात मार कर बाहर लेकर जा रही है। और अंदर जाके धमकी दे रहे। एक मिनट 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 अंदर जाके मेरा फ़ोन तुरंत ही ले लिया जाता है, उसको अंदर बिठाया जाता है मुझे, और मेरी बेटी मिलने जाती है, इनका भी फ़ोन छीन लिया जाता है और इनको भी अंदर ही बिठा लिया जाता है। जब मैंने बोला मैं कोई अपराधी नहीं, कर तुझे बताऊं, फिर मैंने बोला वहाँ भी धक्का दिया मुझे अंदर भी, अरे चुपचाप बैठ जा, तुझे बहुत मारूंगा अभी यहीं पर। और थाने में भी जाके मेरा वहाँ भी फ़ोन छीन लिया। फ़ोन छीनने के बाद मुझे आधा घंटा बिठाया, लेकिन उस व्यक्ति को कहने का मतलब उसे कपड़े पहनाए जा रहे थाने के अंदर, उसकी सेवा की जा रही है, और वो अपराधी नहीं, अपराधी क्यों मैं था, क्यों पीड़ित मैं था ना, तो अपराधी मुझे बनाया गया थाने के अंदर।
तो मैं दिल्ली पुलिस से कहना चाहता हूँ, शर्म करो। आप अगर न्याय नहीं दिला सकते हो तो अपराधियों का साथ भी मत दो। और मैं यही कहना चाहता हूँ, मुझे न्याय चाहिए। और हॉस्पिटल में कहने का मतलब, जिस तरीक़ा से वो जो मेरा मेडिकल कराने गए थे ना, तो वो खुद डॉक्टरों से रिक्वेस्ट करके, कहने का मतलब मुझे वहाँ एडमिट होना था, लेकिन मुझसे कहा कि आप एडमिट यहाँ हुए तो आपको यहाँ 24 घंटे या 1-2 दिन रखा जाएगा। तो मैंने कि मेरी बेटी वहाँ पर अकेली है तो मैं एडमिट नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने साइन करने के लिए मना कर दिया। तो अंदर हेड डॉक्टर थे तो उनसे साइन करवाए के लाए गए, और आप मेरे साइन करवाए कि अगर आपको कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। जिम्मेदार कौन है? इस देश में कुछ भी हो जाता है, किसी की कोई जिम्मेदारी बची नहीं है। गुंडे आकर सर फोड़ देते हैं, पुलिस का उससे मन नहीं भरता, पुलिस अपनी तरफ से एक और लात मार देती है। तो समझ नहीं आ रहा, गुंडे पुलिस वाले या पुलिस वाले गुंडे बन गए। मैं पिछले 4-5 दिन से तो मैं बहुत इज्जत कर रहा था, मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं अंकल अंकल कह रहा था, मैं भैया भैया कह रहा था, लेकिन आप उस लायक नहीं हो। आई एम सॉरी टू से दिस, बट आप उस लायक नहीं हो। पुलिस वालों को फिर से याद दिला दूं, तनख्वाह हमसे लेते हो, पार्टी फंड से नहीं लेते हो, हमसे लेते हो। हमारे टैक्स से तनख्वाह आ रही है, नरेंद्र मोदी के घर से नहीं आ रही है, अमित शाह के घर से नहीं आ रही है तनख्वाह। संजय जी है ना, जिनको कल आपने लात मारी, पुलिस वालों, जिस संजय जी को आपने लात मारी ना, उनका सर फूटने के बावजूद भी उनके पैसों से आपकी तनख्वाह आ रही है। तो पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी भी इज्जत दे रहा हूं मैं, उन गुंडों की तरह आप लोगों की इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ा रहा हूं। उन गुंडों ने तो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, तभी सबके जो चेहरे वो शर्म से ढके हुए आज। उन गुंडों ने तो आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रखा, और आपने भी अपनी तरफ से लात मार दी। क्यों लात मार दी? आशु 2 मिनट रुक दो। तो दिल्ली पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर ले। अगर आप लोग अरेस्ट नहीं करते हो तो आप उन गुंडों से कम नहीं हो, आप में और उन गुंडों में कोई डिफरेंस नहीं है। और मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ, संजय जी, निशु, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, कुछ भी हो जाए इस प्रोटेस्ट में। जो भी बंदा आ रहा है, जो भी बंदी आ रही है, जितने भी लोग आ रहे हैं, उनके साथ हम खड़े रहेंगे, कोई पीछे मत हटिए। संजय जी को जो मदद हम कर सकते हैं वो हम हमारी तरफ से पूरी करेंगे। हम जिम्मेदार लोग हैं, हम अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ेंगे। तो इस प्रोटेस्ट में जितने भी लोग आ रहे हैं, हम उन सबके साथ खड़े रहेंगे। आप डर कर पीछे मत हटिए। संजय जी का सर फूटने के बाद भी संजय जी आज यहाँ खड़े, क्यों खड़े? देश के भविष्य के लिए खड़े, निशु के भविष्य के लिए खड़े, उन्हें चिंता है अपने बेटी की, इसलिए खड़े। तो मैं बता दूं फिर से एक बार, पुलिस उन लोगों को अरेस्ट कर लो। अगर आप अरेस्ट नहीं करते हो तो आप में और गुंडों में कोई फर्क नहीं है। निशु, आपको बोलना है कुछ? निशु को कुछ बात कहनी है। इंसिडेंट को लेकर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमको देखा एंड वो जानबूझ के सडनली उन्होंने हमें मारा या वहाँ कोई बात हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं और मेरा एक भाई खड़े होकर बात कर रहे थे एंड हमें डाउट हुआ कि ये कुछ लोग हैं, ये हमें सडनली घूर रहे हैं, कंटिन्यू स्टेयर कर रहे हैं। तो पापा ना आगे को गए, थोड़ा सा मूव किया, पापा ने वीडियो शूट की एंड उन्होंने डायरेक्ट पापा के कैमरे पे हाथ मारा और उनका गला पकड़ा और कड़े से उनके ऊपर हमला करने लगे। वो मुझे पहले से ही जानते थे बिकॉज मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। वो मेरी कास्ट भी जानते थे, मेरे थॉट्स भी जानते थे, मेरी आइडियोलॉजी भी जानते थे
इसलिए उन्होंने मुझसे नफरत वाली लाइक उनकी जो सोच थी उसकी वजह से उन्होंने मेरे ऊपर और मेरे पापा के ऊपर हमला करने की कोशिश की और पापा का सर फोड़ दिया। और मेरे को सबसे बुरी बात तो ये लगी कि पापा के साथ तो बदतमीजी की ही, साथ ही जब मैं अंदर गई मुझे बाहर नहीं आने दे रहे थे। मुझे अभिजीत भैया को इन्फॉर्म करना था कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ है, बट ये मेरे को बाहर नहीं आने दे रहे थे। मेरे को बोल रहे थे क्या करोगी तुम बाहर जाके, पापा से बदतमीजी कर रहे हैं। उनसे बोले चुप होकर बैठ जा, तू कहीं का मुख्यमंत्री है, अभी तेरा साथ दे भी रहे हैं वरना तेरा साथ देंगे भी नहीं। ये बातें हमसे ऐसे बोल रहे थे। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े कि प्लीज सर मुझे जाने दीजिए, मेरा फोन दे दीजिए। बोले नहीं हम नहीं जाने देंगे। मैंने 2 बार हाथ जोड़े, फोन मांगा, तब जाकर इन्होंने मेरे को आने दिया है। एंड देन मैं आकर मैंने भैया को इन्फॉर्म किया। एंड आफ्टर रात के 11:30 बजे जब हम लोग संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में थे, तब जो क्रिमिनल था जिसने पापा के ऊपर हमला किया था उसको बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसकी शर्ट चेंज की है। जब पापा की स्टेटमेंट ली जा रही थी तब हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। इसमें भी इन्होंने कम से कम 1.5 आवर लिया है। और वहीं पर जो क्रिमिनल था उसके लोग आ रहे थे, उससे मिल रहे थे और वो हंस हंस के बातें कर रहा था और उसके साथ के लोग उससे मिल के जा रहे थे। लेकिन हमें पापा से ना ही मिलने दिया जा रहा था, ना ही हम अगर उनकी बेसिक नीड्स भी पूछने जा रहे थे तो हमें उनकी नीड्स भी नहीं पूछने दे रहे थे। और मुझे डांट कर बाहर भेज रहे हैं कि क्या करने आ रही हो तुम बार। अरे उनके सर में चोट लगी है, उन्हें किसी चीज़ की नीड होगी तो क्या हम पूछेंगे भी नहीं। एंड यहाँ पर जो हमें बूथ पे बिठाया था, ब्लीडिंग हो रही है कंटिन्यू, हम बोल रहे हैं कि हमें पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, उनकी ब्लीडिंग हो रही है, उन्हें चक्कर आ रहे हैं, उनकी बेहोशी वाली हालत हो रही है, हमें हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे हैं, पापा को हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे हैं। बोल रहे हैं 2 मिनट और 2 मिनट करके इन्होंने हमें आधे घंटे बिठा के रखा है। एंड देन जब अभिजीत भैया आप पहुँचे उस टाइम इन्होंने पापा को हॉस्पिटल लेके गए एंड देन MLC करवाई और उसमें भी ना जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स करवाई। तो प्लीज़ जो ये काम कर रही है ना, बहुत बुरा काम कर रही है। अब मुझे नहीं लगता कि हमें सिक्योर करने के लिए ये लोग खड़े हैं। मुझे लगता है ये जो क्रिमिनल्स है ना जो हम पे हमला कर रहे हैं कंटिन्यू, ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, ना कि हमें। तो रियली सेम है ऐसी पुलिस पर। एंड या जैसा इसने बताया, पुलिस ने बोला तू कहीं का मुख्यमंत्री लगता है क्या, तो बस मुख्यमंत्री की सेवा करोगे? मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा क्या सिक्योरिटी लेने के लिए? अगर मुख्यमंत्री नहीं तो कोई जान की कीमत नहीं है। हाँ, अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। मुख्यमंत्री होंगे तो मुख्यमंत्री के कुत्ते को भी सिक्योरिटी दे देंगे। लेकिन एक आम आदमी जो यहाँ खड़ा हुआ है उसको मारा जाता है तो उससे पूछा जाता है तू कहीं का मुख्यमंत्री लगता है क्या? इतना बड़ा बेशर्म होने के लिए कलेजा चाहिए। सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। बेच चुके क्या 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 ड्यूटी कर रहे हो आप लोग, बहुत सही है, बहुत देश का नाम रोशन कर रहे हो। अरे इसलिए कर रहे हैं ना, बहुत सही। सारे पुलिस वालों को सैल्यूट, इसलिए कर रहे हैं। अब मैं अकेले आई। सारे पुलिस वालों को सैल्यूट। क्या ड्यूटी कर रहे हो आप लोग, क्या देश की सेवा कर रहे हो, क्या अपने वर्दी की इज्जत रख रहे हो। मैं पूछना चाहता हूँ, घर जाकर अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाते हो? बच्चे तो यही सोचते होंगे ना, पापा पुलिस में, पापा तो हीरो है मेरे, पापा तो मेरे हीरो है, पापा पुलिस में, पापा अच्छा काम करते, पापा गुंडों को पकड़ते। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा गुंडों के साथ बैठते हैं, उनकी सेवा करते हैं। पापा हीरो नहीं, पापा विलन है। और पापा को विलन ही बहुत पसंद है। विलन के सामने पापा बिछ जाते हैं। बताइए सर, नए कपड़े चाहिए, चाय मंगा ले। देख रहे हैं वो लोग कौन कितना चिल्ला रहा है। क्या मतलब घर जाकर बच्चों को क्या मुंह दिखाते हो? अरे आपके बच्चों के लिए तो लड़ रहे हैं ना हम, किसके लिए लड़ रहे हैं? आपके बच्चे भी तो नीट की एग्जाम देते, आपके बच्चे भी तो CBSE की एग्जाम देते। जिन 17 बच्चों ने सुसाइड की, आपके बच्चों के साथ वैसा नहीं होना चाहिए, उसीलिए तो लड़ रहे हैं ना हम। और उसके बाद भी आप गुंडों का साथ दे रहे हो, उसके बाद भी आप गुंडों की सेवा में लगे हुए हैं। अरे शर्म करो, थोड़ी शर्म करो।
तभी तो इनका काम चल रहा है। तभी तो ये उनकी गुलामी कर रहे हैं। इनके बच्चे वैसे ही पास हो जाते होंगे। जब तक इनकी परछाई भी पैर नहीं पड़ता ना तो चिल्लाते नहीं है ये। ये लोग गुंडाई करेंगे, ये लोग मारपीट करेंगे, लेकिन हम मंदिर से अपने मुद्दे से भटकने वाले नहीं हैं। मंदिर मस्जिद हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। वो शिक्षा व्यवस्था जो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक हम लोग शांतिपूर्वक यहीं पर प्रदर्शन करते रहेंगे। हमें बहुत खुशी है ये सब देख के कि वीडियो तमाम संगठनों का हमें लगातार समर्थन मिल रहा है। तमाम स्टूडेंट्स का, यूथ का हमें समर्थन मिल रहा है और बहुत खुशी है ये बताते हुए कि लगातार टीचर्स का भी हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आज हमारे बीच ऐसे कई टीचर्स मौजूद हैं, आपसे रूबरू होंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे, बेरोजगारी पर बात करेंगे, पेपर लीक पर बात करेंगे और ये व्यवस्था जो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है उस पर अपनी बात रखेंगे। हम बुलाना चाहेंगे स्टेज पर जितने भी लोग पीछे खड़े हैं वो लोग आगे आ जाइए। जितने भी लोग पीछे खड़े हैं आगे आ जाइए। हम स्टेज पर बुलाना चाहेंगे अभिनय शर्मा सर को। जोरदार तालियां हो जाए। अभिनय मैच के नाम से आप इनको जानते होंगे। जोरदार तालियां हो जाए अभिनय सर के लिए। हेलो सर, वेलकम। तो अभी मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। मेरा तो थोड़ा दिमाग थोड़ा ख़राब हो रखा है जो दिल्ली पुलिस ने इन परिवार के साथ किया है, तो उस पर मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं। मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सर आप बोल दीजिए। सी हेलो हेलो सर। जब से मैं पीछे ये सारी बातें सुन रहा हूँ तो दिल बड़ा बेचैन सा है। और मैं आज अपने पिछले 10 साल के पूरे संघर्ष में जो मैंने कमियां सिस्टम में देखी, हम सब पे बात करेंगे। आज पता है ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे समस्याएं नहीं होती, या भारत में भी पहले समस्याएं नहीं थी। फिर लोग निकल के आते हैं और समस्याओं के लिए लड़ते हैं। आज इस देश में लड़ना मुश्किल हो गया है। क्यों हो गया मैं बताता हूँ। आज जब सुबह मेरा वीडियो आया कि भाई मैं प्रोटेस्ट में जा रहा हूँ, तो पता है लोगों के मुझे कैसे मैसेजेज आए, बड़े बड़े लोगों के, कह रहे क्यों जा रहे हैं, ये तो फंडेड है। आपके सामने भी आया होगा। क्या इस देश में बेरोजगार आज उस स्थिति में है महंगाई के दौर में कि यहां 4 दिन बैठ सके? है क्या उस स्थिति में? क्या किसी आंदोलन का पर्पज ना जान करके ये जानना या बताना या इसको खत्म कर देना कि ये फंडेड है, क्या हो गया? क्या करेंगे ये कितने दिन? आप सबको कैसे संभव हो पाएगा? तो आज कोई आंदोलन इसलिए आंदोलन नहीं है क्योंकि फंडेड है। फिर एक नया आएगा, कोई कहेगा कि ये कांग्रेस की बी टीम है, कोई कहेगा कि ये आम आदमी की बी टीम है। और दुख की बात है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। तो मैं उनसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि दहशतगर्दों की ए टीम उनकी है? ये तो बी है ना, ए किसकी है? और हम सब ने सुना है राघव चड्ढा के मुंह से कि ए टीम किसकी है, ये हमने सुना है। बी टीम है। यहां पे आकर के मैं ऐसे लोगों से भी सवाल करना चाहता हूं आपको, जैसे इन्होंने कहा कि यहां पे किसी के पिताजी की कल उन पे अटैक हो गया। आज हर आंदोलन में ये डर है कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व आएंगे जो ये काम करेंगे ताकि आंदोलन का मूल जो है वो दब जाए। ये हर आंदोलन का डर है। और मैं मीडिया से भी ये कहता हूं कि आप इसी डर को क्यों दिखा रहे हैं? आज आप ट्विटर खोलिए तो उस पर क्या दिखाया जाएगा? एक लड़के को, मीडिया से मेरा मतलब यूट्यूब मीडिया से भी ये पकड़ लेंगे, इसको नीट की फुल फॉर्म नहीं पता। मैं तो कहता हूं कि ये अनपढ़ है, लेकिन इसको अपना इलाज तो कराना है ना, तो ये चाहता है देश में अच्छे डॉक्टर बने। इसको नीट की फुल फॉर्म पता है नहीं पता? अगर ये मीडिया उस वक्त होती तो शायद देश को आजादी नहीं मिलती, क्योंकि उस वक्त तो साक्षरता बहुत कम थी, उस वक्त लोग पढ़े लिखे नहीं थे। गांधी जी के आंदोलन में अगर आप लोगों के मुंह पे माइक लगा के पूछते हो, कहते फ्रीडम की फुल फॉर्म बताओ, फ्रीडम के बाद फायदा क्या होता, तो लोग शायद माइक पे बोलने से डरते, तब तो देश को आजादी नहीं मिल पाती। क्या हर एक ये जो नीट है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, नीट एक रिसेंट में हुआ मुद्दा है, लेकिन ये जो आवाज इन्होंने उठाई है या आप लोग जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हो, ये 5-7 सालों का गुस्सा है
जो पिछले 8 साल में 80 पेपर लीक हुए। ये उसका दर्द है। नीट का पेपर ठीक से हो इसलिए इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री को 45 मिनट के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन पेपर लीक नहीं रोकेंगे। वो क्यों रोकेंगे? पेपर लीक तो उद्योग है, इससे हमें फायदा हो रहा है, ऊपर तक पैसा पहुंच रहा है। आप बताइए, आपने कभी बिहार के शिक्षा मंत्री को सुना है? आप कहेंगे उनको खुद ही नहीं पता कि वो शिक्षा मंत्री है कि स्वास्थ्य मंत्री है। अगर देश का स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री ठीक हाथों में ये जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, तो क्या ये नेतृत्व पे सवाल खड़े नहीं करता? क्या आप किसी को भी उठा के स्वास्थ्य मंत्री बना दे रहे, जिसके खुद के स्वास्थ्य पे सवाल उठ रहे? क्या शिक्षा मंत्री को शिक्षित नहीं होना चाहिए? इस देश के नेताओं को ऐसा लगने लगा है कि ना तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था से उनको कोई मतलब है। आप बताइए, आपने कल परसों सुना होगा उड़ीसा में 1 से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों की किताब में 1678 बड़ी गलतियां पाई गई। यार, इन लोगों ने बेसिक शिक्षा जो होती थी 1 से प्राइमरी स्कूल की, जिसमें हम भी पढ़ के निकले हैं, उसके तमाम हजारों स्कूल बंद कर दिए कि बच्चे नहीं आते। ये कह के इनकी खुद की नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 9806 स्कूलों में 1 शिक्षक है। आप कौन सा भारत बनाएंगे? अब आप में से या आपके जैसे तमाम लोग ये आवाज उठाते हैं, पहले भी ऐसे होता था। वो दिन दूर नहीं है जब हमारी न्याय व्यवस्था में खड़ा हुआ चोर, जब उससे पूछा जाएगा चोरी क्यों की, तो कहेगा 5 साल से कर रहा हूं। तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बताओ आप, 5 साल से कर रहा हूं, किसी ने कुछ नहीं कहा। ये कौन सा लॉजिक है कि पहले भी ऐसा होता था? अगर पहले भी ऐसा होता था, 70 सालों में देश को लूटा गया था, मैंने सब कुछ मान लिया। उसी दर्द को तो खत्म करने के लिए हमने आपको चुना था कि आप आओगे और हमारे इन दर्दों को खत्म कर दोगे। क्योंकि विपक्ष में बैठ के आपने इतनी खूबसूरत बातें की, महंगाई पे आप बोलते थे, पेपर लीक को उद्योग आप बताते थे, और आज जब आपके हाथ में सब कुछ सही करना है तो आप मूक बने बैठे हैं। उस 45 मिनट में जब प्रधानमंत्री जी खाली थे, तब तो बच्चों का दर्द बयां कर देते। हमने तो कभी मन की बात में युवाओं की बात नहीं सुनी, हमने तो कभी परीक्षा की चर्चा में असली मुद्दों की बात नहीं सुनी। किसको पड़ी है यहाँ कि ये पसीने में लथपथ होकर के आप या हम यहाँ आके चीख रहे हैं? किसको पड़ी है? अगर सब कुछ ठीक है तो हम यहाँ क्यों आते? और आप कह देते हो कि ये बी टीम है इसलिए ऐसा हो रहा है। ये आंदोलन जानबूझ के कराए जा रहे हैं, किसी को नहीं पड़ी साहब। ये दर्द है हमारा, हमें मालूम है। हर जगह नीट का पेपर लीक कर देंगे, 25 बच्चे मर गए साहब। साकेत के होटल में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। लाइब्रेरी में आग लग जाएगी, 22 लोग मर गए। मजाक चल रहा है क्या देश में? बीएड का पेपर देने गए लोग बाहर फोटो स्टेट कराने आए, जहां खड़े थे गड्ढे में गिर गए। ये देश सुधारने आए थे आप? और सबसे कमाल की बात यह है कि आप जिस राम की बात करते हैं उसके चरित्र से आपने कुछ नहीं सीखा। वो राम रात में निकल के लोगों का दर्द दुख सुनते थे, आलोचना सुनते थे कि प्रजा क्यों हमसे खुश नहीं है, और आप उस आवाज को खत्म करने का काम करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो ट्विटर पे और यूट्यूब पे बहुत बड़े ज्ञानी बने हुए हैं और जो इस आंदोलन की सिर्फ कमियों को निकाल के बता रहे हैं, जैसे आज तुम ये कहते हो ना कि 70 सालों में देश पीछे चला गया, आगे आने वाले वक्त में हम कहेंगे कि 100 सालों में भी देश बहुत पीछे चला गया। चाइना 1980 में हमसे पीछे था और आज देख लीजिए कहां पहुंच गया। मैं ये कहता हूं कि 2014 से पहले कोई विश्वगुरु नहीं बोलता था अपने आप को। 2014 से पहले कोई नहीं कहता था कि 2047 में विकसित भारत बनाना है। ये सब तो सपने आपने हमें दिखाए, और अब आप कह रहे हैं उससे पहले ऐसा होता था इसलिए आप भी ऐसा करोगे। क्यों भाई? ये देश किसी के बाप की बपौती नहीं है। ये देश
हम सबका है। कल आपने सुना होगा कि एक सीएम है एमपी के मोहन यादव जी, उनकी संपत्ति कई गुना हो गई है। 180 एकड़। सोचिए इस देश में इतनी सब चीजें हमारी आंखों के सामने हो रही हैं कि अधिकारी जमीन खरीदते हैं, वो जमीन रातों रात 3200 करोड़ की हो जाती है। अब बताइए जो बैठे लोग सत्ता में, उनको तो सब कुछ पता है, अगर वो इस तरीके से देश कब्जाएंगे तो हमारे आपके लिए बचेगा क्या? हमारे आपके आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा क्या? यहां तो अमीर और अमीर होता जा रहा है, सब कुछ दो आदमी ले लेंगे, अडानी और अंबानी, हमारे आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। और उसके बाद अगर आप आवाज उठाएंगे, आप अगर आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज को दबाने के लिए डिफेमेशन किए जाएंगे। पिछले एक हफ्ते में मेरे ऊपर 2 डिफेमेशन केस हुए। मैंने खाली इतना बताया था कि फ्रोजन फूड का दौर चल रहा है, आपको 3-3, 4-4 महीने पुराना खाना खिलाया जा रहा है रेस्टोरेंट्स में, और वो खाना खा करके आप बीमार पड़ेंगे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में आपको हालात पता है क्या है। भाई एक बात बताइए, आप विकसित बनने की बात करते हैं, विकसित बनने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य 2 सबसे जरूरी चीजें हैं या नहीं? आज आपको यहाँ इलाज नहीं मिलेगा। पिछले 3 महीने की खबरें सुनाऊं तो आप कहेंगे कि एमपी में HIV का ब्लड चढ़ा दिया गया लोगों को। ये भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत है। अभी कुछ दिन पहले 5 गर्भवती महिलाएं मर गई, इंजेक्शन में पानी डाल के चढ़ा दिया गया। सोचिए अभी ये खबरें कम हैं, जब ये नीट पेपर लीक से डॉक्टर पहुंचेंगे ना, नीट पेपर लीक से, तब आप ऐसी रोज खबरें सुनेंगे कि फला डॉक्टर ने 1 किडनी निकाल ली, फला ने 2 निकाल ली। तो ये हम जो देख पा रहे हैं, मैं यहाँ आया भी इसीलिए हूँ, ये बताने की जिस पेपर लीक को हम बहुत छोटा समझ रहे हैं कि क्या कहा जाएगा, नीट में 22-23 लाख लोगों के साथ गलत हुआ, लेकिन इस सिस्टम से अगर नकली डॉक्टर पैदा होंगे, इस सिस्टम से नकली इंजीनियर, ये खबरें हमारे आपके सामने आ रही हैं लगातार कि पुल गिर गया तो किसी नकली इंजीनियर ने ही बनाया होगा तभी गिर गया। अब नकली पुलिस आएंगी क्योंकि एसएससी के एग्जाम में धड़ल्ले से चीटिंग हो रही है, तो नकली पुलिस भी आएंगी। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा नहीं है? आज इन्होंने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ में पुलिस ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि हमने पुलिस व्यवस्था को कमजोर बना दिया, हमने ध्यान नहीं रखा अपने देश की पुलिस का। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ध्यान रखना, किसकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पे इतने लोगों के बीच में बड़ा पुलिस फोर्स हो और वो सब आपका ध्यान रखे? ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये इस देश की सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन सरकार किस पे चली गई? आउटसोर्सिंग पे। 4 साल के लिए आपको आर्मी में सेवा देंगे का मौका मिलेगा, अग्निवीर आपने सुना होगा। आपको रोजगार मेले का सच पता है क्या है? रोजगार मेले में रिपीटेडली सेम लोगों को, ऐसे में तमाम प्रूफ अभी आकर के यूट्यूब पे दिखाऊंगा, अभी सेम लोगों को जिसको पिछले साल मिला था, वो जो पत्र देते हैं प्रधानमंत्री जी, सेम आदमी को इस साल भी मिला है। और हमें आपको बाहर से क्या दिखता है? रोजगार मेले में इतने लोगों को तो रोजगार दिया जा रहा है। यहां कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी चल रही है, और वो कॉन्ट्रैक्ट कौन उठाएगा? गुजरात के ठेकेदार। सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट उठाएंगे, उनको सरकार से 25,000 मिलेगा, और वो आप तक कितना पहुंचेगा? 15,000। उस केस में क्या होता है आपने देखा होगा, कितने लेबर आंदोलन हुआ नोएडा में। क्यों हुआ था? कि ठेकेदार बीच में कमीशन बहुत खा रहा है। और मुझे मोदी जी की 2014 की बात याद आती है, वो कहते थे कट कमीशन, करप्शन से देश घिरा हुआ है, हम इसे मिटा देंगे। भाइयों बहनों से ज्यादा कहते थे मित्रों, और उनके मित्रों में वो इमोशन था कि उस मित्रों से हमने उसे मित्र समझ लिया था। और आज जब ये दुख और बेचैनी अंदर है, तब याद आता है कि दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है। ये जो पेपर लीक चल रहा है, ये पेपर लीक एक बड़ा शब्द है, लेकिन पेपर लीक, जो लोग यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग भी आए हैं जिनको पता ही नहीं होगा, सिर्फ देखने आए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये पेपर लीक उद्योग है क्यों। आप मुझे एक बात बताइए, एक परीक्षा में आपको 100 प्रश्न पूछने और आपको पूरा 1 साल मिलता है, क्या आप वो 100 प्रश्न सही नहीं बना सकते? बना सकते हैं। आप जानबूझ के एक पेपर में 100 में से 20, 25, 30 तक सवाल गलत पूछते हैं,
और आप कहते हैं कि हर गलत सवाल पे जो बच्चा पेपर देगा उसको एक सवाल पे 100 रुपए देना होगा। आप सोचिए, ये एक एक बच्चे से 3-3 हजार रुपए वसूल रहे हैं। इन्होंने इस एग्जाम सिस्टम को धंधा बना दिया। यहां पे जो हमारे पुलिस मित्र या CISF या BISF वाले जो लोग सेलेक्ट होके आए हैं, उनको मालूम होगा कि कितना दर्द झेल के उनको ये वर्दी मिली है। जबकि वो बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन हर बार सिस्टम की खामियों के चलते नहीं पहुंच पा रहे थे। इस देश का युवा इस देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन आप अगर उसे मौका नहीं देंगे, मौका किसको मिल रहा है? इनके अपने लोगों को मौका मिल रहा है। 15,000 वैकेंसी में पता ही नहीं चलता कि कौन 15,000 लोग सेलेक्ट हुए। हमने कभी, आज सोचिए, मैं जब यहाँ स्टेज पे आ रहा था, मुझे बोला गया कि पहली लाइन यहां से शुरू करिएगा कि मैं किसी राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं हूं। ये क्यों कहना पड़ रहा है, मैं पूछना चाहता हूं। क्योंकि आप कह देंगे ये राजनीति हो रही है यहाँ पे। चलिए मान लेते हैं पेपर लीक उद्योग को बंद करने के लिए राजनीति हो रही है, तो सही काम के लिए हो रही है क्या गलत काम के लिए हो रही है? आज अस्पतालों की हालत ये है, आप में से कितने लोग इस बात को रिलेट करेंगे कि जब आपके घर में कोई बड़ी समस्या आ जाए तो फाइनल ये कह दिया जाता है कि अब इसको दिल्ली रेफर करो एम्स में, कह दिया जाता है ना? क्या हम आज़ादी के 75 साल बाद, जिसको अमृतकाल कहा जा रहा है, उसमें एक हॉस्पिटल ही बना पाए ऐसा कि अब एम्स दिल्ली चले जाइए? दिल्ली एम्स की हालत पता है आपको क्या है? सुबह 3 बजे से लाइन लगती है। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 2047 में भारत विकसित हो जाएगा। आप लोग कितने लोग नेहरू बिहार में रहते होंगे? कोई रहता है? गांधी बिहार में रहते हैं? आप मुझे बताइए, अगर उसकी किसी बिल्डिंग में आग लग जाए तो बचना मुश्किल है? अगर मुझे यहां से चंडीगढ़ जाना है और उस रास्ते में पानीपत आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि मैंने गलत रास्ता पकड़ा है। यह विकसित भारत का रास्ता हो ही नहीं सकता। आज से 15 साल पहले धनिये में एक महक आती थी, अदरक में एक महक आती थी। आज वो महक खत्म हो गई है, आज नहीं आती। क्यों? क्योंकि अदरक, धनिया, ये सब कुछ नकली बिक रहा है, सब कुछ एडल्ट्रेटेड है, केमिकल मिलाए जा रहे हैं। खाना आप खराब खाएंगे बाहर, रेस्टोरेंट में जो खाना मिल रहा है वो 2-2, 3-3 महीने पुराना है। यहीं पीछे जामा मस्जिद में कंपनियां मशीन से खाना बना रही है, वहीं से आता है फ्रोजन होकर के। आप बीमार हो जाएंगे, आपको इलाज नहीं मिलेगा। बेसिक शिक्षा आपकी कमजोर है, आपको हॉस्पिटल व्यवस्था सही नहीं मिल रही। जिन बिल्डिंग्स में आप पढ़ने जा रहे हैं वो आग लग जा रही है। फिर सरकार क्या करती है? उसके बाद कमेटी बना दी है। अभी साकेत के जब मालवीय नगर में आग लगी थी, 15 दिन तो हो गए ना, क्या आया कमेटी का रिजल्ट? कमेटी तो सीसेट को लेकर भी बनी थी और उसने कहा था कि सीसेट नहीं होना चाहिए। तो ये सब कमेटी बनाना, एयरफोर्स से पेपर ले जाना, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हो रहा है। सरकार की मंशा में कहीं ये नहीं दिख रहा कि हम इस सिस्टम को ठीक करना चाहते हैं। आप बताइए, अगर ये स्कूल व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं तो इनके ही मंत्री राजनाथ सिंह साहब, रक्षा मंत्री हैं, वो प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन करने क्यों पहुंच रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं। आप बताइए, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो 12th करके आए हैं। आज भी बच्चा IIT कानपुर ही क्यों जाना चाहता है, पटना क्यों नहीं? IIT पटना नहीं जाना चाहता। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो IIT पुराने थे, आज तो आप कहते हो डिजिटल इंडिया है साहब, विश्वगुरु इंडिया है साहब, आत्मनिर्भर इंडिया है साहब, तो क्या उस दौर में आप नए IIT पुराने से बेहतर नहीं बना पाए? क्यों भाई? आज 2-2.5 करोड़ लोग 12th पास करके निकल रहे हैं। सोचिए, इन लोगों को पता चल रहा है, अब तो इन 18, 19 साल के लोगों को जब ये पता चल रहा है कि 10,000 करोड़ का घोटाला हो गया प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना में। CAG रिपोर्ट कहती है ये। आपको पता है विकास कौशल योजना किसके तहत चलती है? स्किल डालने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं पता। सोचिए, ये भी जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री की थी। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी थी कि एजुकेशन में कैसे स्किल डाला जाए।
और क्या कमाल का स्किल डाला कि उसमें 10,000 करोड़ का घोटाला है। आप एक आदमी मुझे बताइए जो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा है। अब आप कहेंगे कि साहब पढ़े लिखे लोग कम हैं। अरे भाई, यहां तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं ठीक से निभा रहे। वो रेल मंत्री तो आईएएस है, आज तक रेल लाइन पे नहीं आ पाई, आए दिन घटना आ जाती है। ये जो चल रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, तो लोग कहते क्या हो जाएगा इस इस्तीफा देने से। अगर आप ये सोच बना लेंगे ना कि क्या हो जाएगा, तब तो कुछ नहीं होगा, किसी से कुछ नहीं होगा। नीट पेपर देने से ही क्या हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएंगे ना, डॉक्टर बनने से ही क्या हो जाएगा, 10 साल नौकरी कर लेंगे, नौकरी करने से क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, एक दिन तो आपको चले ही जाना। यही सोच लीजिए फिर तो, जब कुछ नहीं होगा किसी चीज से। तो अगर किसी चीज से कुछ होगा ही नहीं, ये सोच लिया जाए। भाई, आज हम कहते हैं ना कि लोगों ने आवाज नहीं उठाई। आवाज कौन नहीं उठाता? सोच किसकी खत्म हो जाती है? जो मर जाता है, जिसका जमीर खत्म नहीं, जिसकी सांसें नहीं रहती। हमारी सांसें हैं, हम बोलेंगे। आज इस प्रोटेस्ट में नहीं आएंगे बिजनेसमैन, उनको पता है कि उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है, सरकार ईडी और सीबीआई छोड़ देगी। नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। नेता आने से डरते हैं कि इनका प्रोटेस्ट खराब हो जाएगा। अगर इस प्रोटेस्ट में कोई भी नेता आ जाए तो ये कह दिया जाएगा, अच्छा ये इस पार्टी के लिए हो रहा है। इससे ज्यादा दुखद कुछ नहीं हो सकता। जब मैं भी आ रहा था तो कुछ लोगों ने मुझे कई सारी चीजें दी कि साहब इन चीजों पे बोलना। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा, पता है कि अब क्यों जा रहे हो, आंदोलन में दम नहीं है। मैंने कहा तभी तो मेरा फर्ज है कि मैं दम डालूंगा, यही तो मेरा काम है। कि अगर युवाओं की बात हो रही है, अगर मुद्दों की बात हो रही है, अगर उन चीजों की बात हो रही है जो देश का भविष्य है, जिससे भारत एक विकसित नेशन बनेगा, राष्ट्र का निर्माण होगा। आज लोगों को क्या प्रॉब्लम है, ये जेन जी जनरेशन आ गई है, नहीं, अजीबोगरीब करती है। ये वो जनरेशन आपको अजीबोगरीब लगती है। और ब्लिंकिट कैसा लगता है, 8 मिनट में नारियल का पानी आपके सर के ऊपर फेंक के मार देता है, वो आपको एक्सेप्टेड है। मतलब आप इस जनरेशन की अच्छी चीजों को स्वीकार करेंगे नहीं, और ये जनरेशन में आपको कमियां दिख रही हैं। अरे इसका अंदाज है, ऐसे इसका अंदाज है इस तरीके से रिप्रेजेंट करना अपने आप को। अच्छी बात है, आज से पहले आंदोलन होते थे तो वही लोग पहुंचते थे जो प्रभावित होते थे। मैं खुश हूं इस जनरेशन से कि जो प्रभावित नहीं है, लेकिन उतना दूर का सोच पा रही है कि कल को हमारे लिए भी दिक्कतें होंगी। तो ये अच्छी बात है, ये खूबसूरती है इस आंदोलन की। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, बात की जनरेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ लोग एक वीडियो जारी कर देंगे कि ये एलजीबीटी आंदोलन में क्यों आ गए, देश के नागरिक नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं होंगे वो? हर कोई, किसी को होना चाहिए आंदोलन का हिस्सा, वो क्यों नहीं होंगे? अब इनको ही देख लीजिए, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया मोबाइल कल्चर। थोड़ा पानी वानी पी लेंगे, थोड़ा अभी बोलेंगे, 10-15 मिनट है अपने पास आराम से, क्योंकि बहुत चीजों पे बात करनी है। मैं चाहता हूं कि इस मंच की आवाज दूर तलक जाए, दूर तलक जाए। बॉलीवुड में ना बहुत देखिए क्या आक्रोश है इनके अंदर। ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड आवाज नहीं उठा रहा। अरे भैया, बॉलीवुड तो संसद पहुंच गया है। हम पे और आप पे तंज कस के 2019 में सबकी बात होगी यार। आपका जज्बा देख करके मेरा खून और खोल रहा है। 2019 में जब चुनाव हुए तो ये कहा गया कि 2 करोड़ लोगों को रेलवे में नौकरी मिलेगी, 2 करोड़ लोगों को रेलवे में नौकरी मिलेगी। बड़ा खुश हुए हम और फॉर्म भरा लिया गया। 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, सोचिए। और सबसे 500 रुपये लिया गया कि आप 500 रुपये दीजिए, जब आप पेपर देने आएंगे तो आपका 400 वापस कर दिया जाएगा। पेपर हुआ 3 साल बाद, और वो भी तब जब तमाम ट्विटर आंदोलन चलाने पड़े, जिसमें कंगना ने कहा था कि ये लोग बंदर हैं। मैं मतलब यही बड़ी हैरानी होती है कि कुछ कोई आकर के बंदर कह देता है,
अरे हम में फुर्ती है, वो बहुत फुर्तीला होता है बंदा। तुम हमें जमीन से उठा लोगे, हम पेड़ पेड़ पे चल के भागते रहेंगे। अब आ गया, अब एक बयान आया सीजीआई साहब का, जब कि कॉकरोच है इस देश का युवा। बात तो एक ही है, या तो उन्होंने खरीदा या कॉकरोच तो तभी तो आवाज। गंदगी में ही होता है, और तुमने उस सिस्टम को इतना गंदा बना दिया तो कॉकरोच तो आना ही था। तुम जिम्मेदार हो तुम जिम्मेदार हो इसके लिए। आज एक समस्या नहीं है, आपके साथ गलत हो जाएगा। कितने सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं दिन भर के 1000 मेल पढ़ता हूं, और ये काम मैंने 5 साल पहले ही छोड़ दिया था। बहुत सारे लोग मेरे बारे में भी ट्विटर पे लिखते हैं, अगर ये आवाज उन तक पहुंचे वो कहते हैं इसका भी कोचिंग जल्दी बंद होगा। मैंने 6 साल पहले खुद बंद कर दिया था। ऐसे कमेंट आते हैं, लोग ऐसे डराते, बोले तुमको ये सरकार छोड़ेगी नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगी भाई, पहले पकड़ो तो सही। मतलब छोड़ेगी नहीं तो मतलब व्हाट द सेंस की छोड़ेगी नहीं। मैं गलत कर रहा हूं? अगर पेपर लीक हो रहा है, सरकार नहीं देख पा रही ना, बच्चों की आंखों में मरते हुए सपने तो मैं देख रहा हूं। मेरे पढ़ाने की सार्थकता क्या है? मैं क्यों पढ़ाऊं? मैं आपको पढ़ा के, यानी जो काम सरकार कर रही है वही मैं करूं, कि आपके साथ गलत होता है बस मुझे पढ़ाने से मतलब है, मैं अपना काम करूं। कौन कर रहे हैं अपना काम? वित्त मंत्री कर रही है अपना काम, तभी महंगाई यहां तक पहुंच गई। शिक्षा मंत्री कर रहे हैं अपना काम, हर तीसरे महीने तो चुनाव कराने चले जाते हैं। शिक्षा उनके ट्विटर से लेकर के जिंदगी में कहीं कोने में पड़ी है। वो तो अब इतना प्रेशर बनाए तो 1-2 इंटरव्यू देने लगे हैं, उसके लिए भी उनको अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रखना चाहिए। उलूल जुलूल बातें करते हैं कि दहशतगर्दों की पीटी, दहशतगर्दों की पीटी। मैं ये मान रहा हूं, मुझे इससे खुशी हुई कि कम से कम उनके अंदर दहशत तो आई, बी टीम से ही आई, लेकिन दहशत आई तो सही, बोलने पे मजबूर तो हुए। ये जो इस्तीफे वाली बात है, बहुत लोग ये कहते हैं कि यार इस्तीफा क्यों? अरे हम ये चाहते हैं कि इस चीज का शुभारंभ हो। क्या लगता है कि अभी हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं? एक बार 2 तो सही, फिर हमारी लिस्ट बहुत लंबी है, हमारी लिस्ट बहुत लंबी है, हम बहुत लोगों से मांगेंगे। होगा भाई। जब आए दिन खाने में मिलावट की खबरें आती हैं, फूड फ्रोजन खिलाया जा रहा है, नकली पनीर पकड़ा जा रहा है, नकली मावा पकड़ा जा रहा है। आज आप जिम जाएं और जिम वाला कहते प्रोटीन ले लो, तो आपके दिमाग में आता है यार प्रोटीन में तो लेड पाया गया था, पता नहीं क्या होगा, लेना चाहिए कि नहीं। हर मोड़ पे हम लोग डर में जी रहे हैं, हर मोड़ पे। तब जाके पता चलता है कि फसाई कौन देखता है? नड्डा साहब देखते हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री के चेहरे के अलावा कुछ देखा ही नहीं। मैं उनको इतना ही जानता था कि प्रधानमंत्री जी कहीं जाते हैं तो मैंने कहा कोई प्रोटोकॉल होता होगा, एक आदमी आता होगा जो उनको अप्रिशिएट करेगा, माला पहनाएगा। मेरे को इतना ही पता था, मुझे नहीं पता था। सोचिए, मैं थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ता हूं, तब मुझे पता चला ये आदमी हेल्थ मिनिस्टर भी है, जिसने सिर्फ प्रधानमंत्री जी की हेल्थ का ध्यान रखा है, बस एक आदमी। वो दिन पे दिन यंग हो रहे हैं, वो दिन पे दिन यंग हो रहे हैं, और आपके जैसे लोग सूखते जा रहे हैं। दृष्टि के सर है, क्या हुआ? दृष्टि आईएएस वो कहाँ है? ये देखने में तो कोई और लगता है, ठीक है ना, उसमें भी है ये। चलने देना चाहिए। इधर सर अच्छा ठीक है। तो अब अगर इन सब चीजों पे मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूं, विपक्ष इसलिए बेचारा, विपक्ष की लाचारी को भी समझिए, क्योंकि जो ये कर रहे हैं उसका कुछ % वो भी पहले करके बैठा है, तभी तो हालात यहां तक पहुंचे हैं। अब वो बेचारा आवाज उठाने में असमर्थ है, उसको पता है आवाज उठाएंगे तो आवाज के साथ ये भी दबा दिए जाएंगे, अब वो नहीं उठाएगा आवाज। अब बात आती है बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन इसलिए नहीं उठाएगा क्योंकि ना उसका जीएसटी ठीक से भरा गया है, ना इनकम टैक्स, वो नहीं उठाएगा। तो फिर अब इस देश में आवाज उठाने के लिए बचा कौन है, ये बताइए। अगर करप्शन के नाम पे तुम देश को लूटते रहोगे, और हर जगह, आज यहाँ पे हमारे तमाम पुलिस बंधु भी खड़े हैं, मैं इस बात पे उनकी तालियां चाहता हूं, वो या फिर साफ बोल दें कि दिल्ली में थाने में एसएचओ की पोस्टिंग के लिए पैसा नहीं जाता। बताइए आप, नहीं जाता। और इस हिसाब से थाना तय होता है कि कहां पे ज्यादा क्राइम है। जो आदमी ये कह के पैसा देकर कि उस थाने में ज्यादा क्राइम है, वो थाने का क्राइम रोकेगा? बताओ। आप डिजिटल इंडिया की बात करते हो, और आज आप ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाने जाओ तो दलाली को 2000 रुपए, हर स्टेट में दलाली है।
आप करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा के जाओ तो वो आदमी जिसका खुद का करेक्टर खराब है वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने के लिए। और आप बात करें डिजिटल इंडिया का दौर है। डिजिटल इंडिया क्या खाली यूपीआई पेमेंट कर दिया 10 रुपए का, ये डिजिटल इंडिया थी कि आपके सिस्टम जब बच्चा पेपर देने जाता है वो बाहर लीक हो जाता है, हैक हो जाता है, आपका सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, ये डिजिटल इंडिया थी। आप पेपर ठीक से नहीं करा पा रहे, ये डिजिटल इंडिया थी, ये हिस्सा नहीं था डिजिटल इंडिया का। और फिर आप कहते हैं आवाज क्यों उठती है? आप झूठ पे झूठ बोलते रहेंगे, इस देश का मीडिया उस झूठ को जस्टिफाई करता रहेगा और हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम देश प्रेमी हैं, बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। असली देशभक्ति तो यही है, सवाल पूछना सत्ता से असली देशभक्ति है। वो लोग जो आज सवाल नहीं पूछ रहे गद्दार है वो देश, जिनके अंदर सवाल। एक बात बताइए, बिल्कुल बॉलीवुड में धीरे धीरे आएंगे लोग। देखिए सबने आपको लूट लिया है, क्रिकेटर ने भी लूट लिया, बॉलीवुड ने भी लूट लिया, बचा नहीं है दोस्त। बहुत बहुत बढ़िया बोलते हैं, आपको जल्दी माइक देंगे। एक चीज मैं और कहना चाह रहा था, आपने भुलवा दिया। अभी आपको पता है मोदी जी यूरोप गए, मैं कुछ एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ, मैं मंशा दिखाना चाहता हूँ सरकार को। वहाँ उन्होंने बोला है कि एक्सपोर्ट में पिछले 12 साल में भारत ने 35 गुना वृद्धि की। मैंने जब ये फैक्ट चेक किया, आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, पर फैक्सिलिटी पे डाल के 2 गुना है, 2 गुना, 2 को 35। और सोचिए मीडिया इस चीज को बड़े बड़े अक्षरों में चला रहा है, छोटा सा नीचे लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मीडिया को पता है ये झूठ है, लेकिन वो देख रहा है छोटा छोटा किसको देखेगा? जैसे नहीं देखते आप, टर्म एंड कंडीशन छोटी छोटी होती है हर जगह टर्म एंड कंडीशन। आज यार हम लोग किसके लिए लड़े? आज आप हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, आपके पीछे चाचा पीछे पड़ जाएंगे, हेल्थ इंश्योरेंस ले ले क्योंकि उनका कमीशन फिक्स है। उसके बाद अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया और आप हॉस्पिटल में चले गए, किसी तरीके से आप भर्ती हो गए, तो आप भर्ती होते रह जाएंगे और अप्रूवल नहीं आएगा। और अप्रूवल आ गया और कह दिया कि आप पे करके चले जाइए, रिम्बर्स हो जाएगा, तो रिम्बर्स नहीं मिलेगी। हेल्थ इंश्योरेंस वाले बाद में बोलेंगे ये बीमारी कवर नहीं थी। यार आप हमें हर स्टेज पे लूट रहे हो, कौन देखेगा ये सब? क्या करने के लिए हमने हेल्थ मिनिस्टर बनाया है? बताइए। आज जैसे इन्होंने भी मुझे बताया कि सर जो ये एग्जाम सेंटर है, तो 2 बातें निकलती हैं कि भाई सेंटर्स, आपने देखा होगा आज से 6-7 महीने पहले एसएससी का एक प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें ये मुद्दा उठाया गया था प्रोटेस्ट में कि एक एफिलिएशन बोर्ड बनना चाहिए जिसकी निगरानी में सेंटर अच्छा काम करें। रजत है या लल्लन टॉप से ये मुद्दा उठा था कि सेंटर अच्छा काम करे। स्पीकर से आवाज नहीं आ रही। हमने एग्जांपल भी पता क्या दिया था, आवाज नहीं आ रही। हमने कहा था जैसे सीबीएसई स्कूलों को एफिलिएट, हमारे पर मत गिरा देना। आज पता चला सीबीएसई सरकार की मार से परेशान। तो मैं अब किस चीज की मांग करूं? पहले मैं बोर्ड की मांग करूं या ये कहूं कि इनकी मंशा का कौन सा दवाई है, इनका इंटेंट ही खराब है। अब कुछ भी बना लीजिए। एनटीए भी तो इसीलिए बना था ना कि पेपर लीक नहीं होगा। अब काम सरकारें इस पे करती है कि पेपर लीक एक्सक्लूसिव हो, ये जो टेलीग्राम पे घूम रहा है ये ना हो। अगर आपने पैसा दिया तो आप ही को मिलेगा, इसीलिए टेलीग्राम बैन किया। पेपर की लीक प्रोसेस एक्सक्लूसिव है, जिसका पैसा उसी को नकल होगी। और ये आ गया है, अगले साल सीबीटी होगा। आपको पता सीबीटी क्या है? सीबीटी में अगर आपने पैसा दिया तो आपका सिस्टम बाहर हैक हो जाता और सिर्फ आप ही को नकल होती है। ये हम ऐसे एसएससी के एग्जाम में तमाम ऐसे सीबीटी में हुई खामियां देख चुके। तो दिल ऐसा हो गया, लेकिन मैंने एक चीज सीखी, हिम्मत नहीं हारना। आपकी इजाजत हो तो इसमें एक शायरी कह दो। हाँ बिल्कुल सर, उसके बिना आप अधूरे हो। गम मेरे साथ बड़ी दूर तक, गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई ना जब मुझ में थकान तो वो खुद। हम सबको अंतिम सांस तक लड़ना है। क्या लगता है? बहुत से लोग मुझे कहते हैं, एक टीचर है यूपीएससी के, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। अभी कुछ दिन पहले उनसे, इस देश का कुछ नहीं है,
और निराशावादी हैं। दुनिया को राय देते हैं यूपीएससी करो, एक बार थक जाओ दोबारा करो, खुद एक बार एक काम किया फिर नहीं कर पाए दोबारा। समझ गए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज के दौर में हम आप जैसे लोग हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तब क्या होगा? देश तो जाता रहेगा, कैसे हार जाएंगे हिम्मत? क्या बहुत आगे इस सीने में जमीन जीता है, लोगों के लिए लड़े। आजादी की लड़ाई से सीखा है हमने कि किसी का अपना स्वार्थ नहीं था। यहाँ तो लोग राजनीति में भी जा रहे हैं तो अपना स्वार्थ लेके जा रहे हैं। कब मर्जी विचारधारा बदल जाएगी पता ही नहीं। ऐसे लोग देश को आगे लेके जाएंगे जो कल को कहते हैं खराब था और फिर उसको आकर के आप सीएम बना देते हो। क्या आप बताइए किसी भी राज्य की जिम्मेदारी सही सीएम के हाथ में दी जा रही है? नहीं। फिर आप कहते हो देश सही हाथों में। जब देश का शिक्षा मंत्री ठीक ना हो, हेल्थ मंत्री ठीक ना हो, वित्त मंत्री ठीक ना हो, तो कैसे जस्टिफाई होगा कि देश सही हाथों में? नहीं, अम्मा भी कह रही है पीछे नहीं। अब अम्मा के मुंह पे कोई कैमरा लगा के बोलेगा तुमको भी नीट देना है क्या? पहले तो ये नीट के साथ पत्रकारों से कहूंगा पेपर लगाना सीखिए। नीट देना है, नीट पेपर की बात हो रही है। तो जब इनको क्या है, लेकिन ये आई है आवाज बुलंद कर, इससे पता चलता है कि आज भी ऐसे लोग भी हैं जो लोगों की आवाज बनना चाहते हैं, जिनको दहशतगर्द कहा जाता है। अच्छा आप बताइए कि क्या ये सरकार इतनी नासमझ है जिसको नहीं पता चल रहा कि ये लोग पेपर लीक और देश की समस्याओं पे बात करना चाहते हैं? इतनी नासमझ तो नहीं, इतना तो समझ आता होगा ना। विजनरी है प्रधानमंत्री जी, जिसने ये देख लिया कि भारत एग्जैक्ट 2047 में आजाद हो जाए। जीपीएस पे डाला होगा विकसित भारत, नीचे आया होगा 20 साल टू रीच ईटीए एस्टीमेट टाइम ऑफ अराइवल। ऐसा लगता है कि 31 जनवरी 2046 को हम और आप सोएंगे और जब सुबह जगेंगे 1 जनवरी 2047 को तो भारत विकसित हो चुका होगा। क्योंकि उस वक्त देश के प्रधानमंत्री योगी जी होंगे और वो नाम बदल चुके होंगे भारत का विकसित भारत। ये तभी सही हो सकता है। यार एक बात बताइए, डिजिटल में डिजिटल नहीं बचा, जैसे रियल जूस में रियल कुछ नहीं है, ऑर्गेनिक दालों में ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, वैसे डिजिटल में डिजिटल कुछ नहीं है, विकसित में विकास नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की सच्चाई इतनी खराब है कि हम इतने ज्यादा चाइना पे डिपेंड हो चुके हैं जिसकी हद नहीं, और कहा जा रहा है भारत आत्मनिर्भर भारत। आपने सुना होगा कल परसों एक बयान आया यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि भारत मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। आपको पता है पहले मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना था और हमारे देश की कोई कंपनी नहीं, ये सब ताइवान, साउथ कोरिया, यूएसए, इन्हीं की कंपनी। उनको लगा यार चाइना हब बन रहा है, चाइना पे डिपेंडेंसी हो जाएगी, तो उन्होंने दिमाग लगा के बोला कि भारत में करेंगे और उन्होंने भारत में कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। उस पर हम खुशी से फूले नहीं समारे कि हमारे देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। भारत स्क्रीन तक नहीं बना रहा है, चिप तो छोड़ दीजिए। और कैसे बनाएगा, कैसे बनाएगा यार? 83% इंजीनियर हर साल बेरोजगार की कैटेगरी में आ रहा है। हमारे देश का इंजीनियर जहां जाता है अच्छा करता है, वो बेचारा पियोन का फॉर्म भरता है, हर एक काम करने को तैयार है इंजीनियर। इसमें से भी बहुत इंजीनियर दिख रहे हैं मुझे। बताइए ये हालत है देश के इंजीनियर की, इसकी सेवा नहीं ली जा रही। और आपको पता है भारत ने जो अपनी जीडीपी बचा रखी है वो सिर्फ सेवाओं के दम पे ही बचा रखी है। भारत सर्विस सेक्टर में अच्छा कर रहा है, यानी लोगों को सर्विस देना आता है। तभी अगर वही सर्विस इस देश के अंदर ली जाती, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती तो। और फिर न्यूज में क्या आता है, सिलेंडर तो कनाडा में भारत से महंगा है। वहां के लोगों की औकात है कि उससे भी महंगा खरीदें। हमारे यहाँ तो गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। ये स्थिति है। हमारे यहाँ 3.5% लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका इलाज पे खर्चा बहुत हो जाता है। इलाज की स्थिति यह है कि आज लोग डरते हैं मैं बीमार ना हो जाऊं। आज एक बेरोजगार की दिल इसलिए परेशान है कि पापा मम्मी की दवाई का इंतजाम नहीं कर पा रहे, दवाइयाँ इतनी महंगी हो रही। महंगा छोड़ दीजिए, उसमें भी नकलीपन है। आगरा में अभी कितनी दवाइयों की नकली फैक्ट्री पकड़ी गई।
यार नकली दवाई, नकली पनीर, दिवाली पे आप मिठाई खाना चाहें तो नहीं खाते, क्या कहते हैं दिवाली पे नकली आती है। भाई आपने मान लिया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्या ये दुखद नहीं है कि भारत जहां विश्व गुरु होने की बात कर रहा है, वहां पनीर, अंडा ये सब नकली है, और पेपर लीक से आप नकली डॉक्टर, नकली इंजीनियर्स की फौज खड़ी करने जा रहे हो। कहां लेके जा रहे हैं देश को? आप कुछ करें। मैं तो ये चाहता हूं, जैसे इनका ये कहना था कि नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया बनना चाहिए, स्टूडेंट कमीशन ऑफ इंडिया बनना चाहिए, कि स्टूडेंट के लिए भी चलो जहां उसकी आवाज सुनी जाए। लेकिन अब मेरा डर ये हो जाता है कि ये बना भी देंगे तो वो भी काम नहीं करते। जब तक कि 2-4 लोग को उनकी गद्दी से छुटाया नहीं जाएगा, तब तक इनके अंदर वो डर पैदा नहीं होगा। आपने देखा होगा ना, रक्षा मंत्री साहब ने कहा कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ऐसे ही पत्नियां छोड़ देते हैं, इस्तीफे नहीं होते। हम तो दूसरी पार्टी के लोगों का इस्तीफा करा के अपने यहाँ लिया। आज जब लोग मुझसे पूछते हैं क्या नीट पेपर लीक में सीबीआई को जिम्मेदारी मिली थी, मैंने कहा जिम्मेदारी मिली थी, वक्त नहीं मिला था ना। वक्त में तो वो विपक्ष के नेताओं पे काम करने में जा रहा था उसका, कि किसको अपने पास लाना है। शुरुआत हुई थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, आज बीजेपी युक्त कांग्रेस हो गई। नहीं हुई तो बताओ ना। सिंधिया साहब पे सवाल उठते थे, आज सिंधिया साहब सवाल उठा नहीं पा रहे। ये स्थिति। एक नेता जिसने आपके अंदर उम्मीद जगाई थी, मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा, राघव चड्डा सबके अंदर उम्मीद जगा दी थी, मैं तुम्हारी आवाज बनूंगा। उस आदमी की आवाज निकल ली गई भाई, अब सिर्फ पत्नी की आवाज आ रही है। ये दुखद नहीं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों के अंदर मैं ये भरोसा दिला पाऊं कि सरकार की मंशा देश को आगे ले जाने में नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमारा जो हर साल का गुड्स पे डेफिसिट है वो लगातार बढ़ रहा है। आप सिंपल भाषा में ताई आई है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ ये बात। अगर एक कंपनी 2020 में 20 करोड़ के लॉस पे थी, फिर 40, फिर 50 और अब 350 पे पहुंच गई, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या ये सही दिशा है उस कंपनी की? नहीं, यही हो रहा है भारत में। ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है। 2025 में हमने चाइना से रिकॉर्ड तोड़ सामान मंगाया है, रिकॉर्ड तोड़ सामान खरीदा है, और दिया कुछ नहीं उसकी तुलना में, और हम क्या करें, आत्मनिर्भर भारत बने। मुझे लगता है नेता आपस में ही खेल रहे हैं, क्योंकि सब आत्मनिर्भर हैं। इनको दिक्कत नहीं, बच्चे विदेश में सेटल, जब इनका दिल करेगा ये खुद भी सेटल होंगे, और देश में हम और आप जैसे लोग पड़े रहे। आज इतना दुखद लगता है, मैं एक बिजनेसमैन से मिला, उसने हमें खुद बुलाया, बोला पेपर लीक पर चर्चा होगी। मैंने कहा अच्छी बात है, चर्चा होगी। तो बोला लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, जैसे मीडिया में भी आजकल सिस्टम में कमी है। पता है लेकिन किसके हाथ में ये सिस्टम, किसके हाथ में सिस्टम? एक बात बताइए, आपका एक भाई बदमाश निकल जाए, रोज लोगों को लूट कर लाए, आप कहें इस परिवार में दिक्कत है। अरे बाप में दिक्कत है जो इस परिवार को चला रहे हैं, वो इसको संस्कार नहीं दे पाए, मानेंगे नहीं? और सिस्टम में दिक्कत, कौन जिम्मेदार है उस दिक्कत के लिए? तो वो भाई साहब कह रहे कि नहीं जी ये बात नहीं होगी, मेरी तो कल को 30,000 करोड़ की 100 कंपनियां बनने को तैयार है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा ऐसे। उसने हमें भेज दिया। लेकिन मैं क्या बहुत अनफिल्टर्ड हूँ, मैं किसी की बात नहीं है। मैंने उस आदमी को पता क्या बोला, मैंने बोला क्या सुंदर दृश्य होगा। आज मैं उन सारे बिजनेसमैन को कहना चाहता हूँ, अडानी, अंबानी और भी जितने हैं जो इन सब मुद्दों पे आवाज नहीं उठा रहे, कि जिनकी भी 400 करोड़ 500 करोड़ की कंपनियां चल रही है, वो नहीं बोलेंगे डर से। तो कितना खूबसूरत दृश्य होगा कि 10 लोग 30,000 करोड़ की कंपनी के रॉयल्स रॉयल्स से उतर रहे हैं,
और हमारे अपने जैसे लोग कॉकरोच की तरह रेंग रहे हैं, पैरों में भीख मांग रहे हैं। ये अच्छा दृश्य होगा? हाँ वो गलत है ये दृश्य अच्छा होगा गलत करता है, फिर भी कि कॉकरोच रेंग रहे हैं? समझाते नहीं ये कॉकरोच एक मैसेज था, सरकार को इस मैसेज को सीरियस लेना था और तुरंत हटा देना था धर्मेंद्र प्रधान को। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को जब भी हटाने की बात करता है अगला आग निकाल देता है। देख लो, मेरी कुर्सी गई तो पोलें सबकी खुलेंगी। छोटी सी कंपनी में अगर कोई आदमी ठीक से काम ना करे, 10 गलती हो जाए, 10 तो ज्यादा बता रहा हूँ, 5 गलती को उसको हटा दिया जाता है, 10 पे तो फायर कर दिया जाता है, भाई कहीं और नौकरी ढूंढ। यही हो रहा है देश में, एक गलती भी नहीं माफ होगी। और यहाँ एक आदमी बैक टू बैक गलती करता है, बैक टू बैक पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है, लेकिन वो आदमी नहीं हटे। क्यों नहीं हटेगा भाई? देश नाम दिया क्या हमने उसके? प्राइवेटों में जैसे खून जिम्मेदारी दी थी नहीं, वो तुम निभा नहीं पा रहे तुरंत जब मर्जी हटा तो छोड़ दो। बिना नोटिस। सबसे जरूरी तो इस देश की शिक्षा में नैतिकता है, जो हमारे नेताओं में ही नहीं बची, नैतिकता है ही नहीं। सरकारी वो में कह रहे हम जिम्मेदार हैं, इतने लोगों की जान चली गई। यही तो हम कह रहे हैं, जिम्मेदार हो तो हट जाओ। जिम्मेदार का मतलब तो यही होता है, लेकिन हम हटेंगे नहीं। एक इतना अच्छा मैसेज जा सकता था और लोग वाह मोदी कर सकते थे अगर मोदी जी ने शिक्षा मंत्री को हटा दिया होता। इस देश की सरकार युवाओं के बारे में सोचती है, लेकिन हो क्या रहा है? कॉकरोच को मिटा दो। के हटाने से लड़ाई इस बात की, कॉकरोच आगे से इनका कोई लेबल नहीं। 22 मिलियन लोग एक जगह नहीं, इकट्ठे तब भी नहीं रहेंगे। जीने देंगे, तब आप भी करेंगे कोई आ जाएगी, मान लो यही क्या ये चल बिना जाएगा, दर्द इनको के एकत्रित होंगे? क्या इनके अंदर कोई दर्द नहीं है? क्या इनके अंदर कोई बेचैनी नहीं है? कैसे क्या कोई बात इनके मन को नहीं खींचती? यही देख लो हुआ क्या है कि इतने सालों से आवाज ना उठाते सब कुछ नॉर्मल लगे, वो अच्छा बना दो, सब कुछ नॉर्मल लगे। यही है। हवा खराब है, ठीक है यार, कोई बात नहीं, घर से मत निकलो। एक आदमी 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 10,000 लीटर पानी की भेंट चढ़ा दे रहा बुरे है, लोगों को सिर्फ पुत्र प्रेम की हक है। और ये लोग कहते हैं श्री राम की बात करते हैं। श्री राम जब दशरथ को पुत्र मोह था, उस वक्त भी श्री राम वन छोड़ के चले गए थे, क्योंकि धर्म ऊपर था। वहां से सीखना था पुत्र मोह। सत्ता की भूख नहीं थी, सत्ता का त्याग था श्री राम के अंदर। हमने उस चरित्र से कुछ नहीं सीखा। हमारा सब कुछ नारों में, हमारे सेना में बस नारों में, चरित्र से कुछ नहीं सीखा। बहुत दुखद है। थोड़ा पानी पी लिया जाए। सर नमस्कार, थोड़ा सा और बोलूंगा, बस 2 मिनट और फिर विदा लूंगा। क्रिकेटर पे इतनी आवाज उठ रही है कि भाई क्रिकेटर ऐसा कर रहे हैं। सोचिए, क्रिकेट इतना हावी है, आईपीएल, और आईपीएल के आधार पे इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। आपने देखा बहुत ये लोग मंदिर बनाने से सोचते कि हम राम और बड़ी बड़ी पत्रकारों ने दिखाया कि कोचिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो नहीं गई। चल रहा, अपनाना पड़ता है। जिस इंडस्ट्री में मैं फिर भी मान सकता हूँ कि 5% मान लेता हूँ अच्छा काम किया हो लोगों को शिक्षित करने, लेकिन आपने किसी मीडिया चैनल पे देखा कि आईपीएल कितना बड़ा उद्योग है, हाँ जिसमें कितने युवाओं का जीवन जकड़ लिया। मैं तो देखती नहीं। सट्टाबाजी में कितना युवा घिरा हुआ है। ड्रीम 11 ना जाने कितने 1000 करोड़ की कंपनी बन गई, तब सरकार को पता चला कि ये गलत हो रहा है। ये नहीं, क्योंकि अब खबर नहीं पहुंच पाती। डिजिटल इंडिया थोड़ी है जो सरकार को इतनी जल्दी पता चल जाएगा कि सट्टाबाजी चल रही है। साहब, सरकार को पता है कि जब तक लोगों से ठीक ठाक मात्रा में पैसा नहीं हट लिया जाएगा और हम तक नहीं पहुंचेगा, तब तक कैसे बंद कर देंगे। एक चीज बताना, आप सेबी को जानते हैं आप? अभी राजेश एक्सपोर्ट करके एक स्कैम आया, जिसमें 7 महीने पहले शिकायत हुई तो सेबी की नजर में आया। इससे क्या पता चलता है कि सेबी सोई रहती है, और वो भी कुंभकर्ण की तरह सोती है। 7 महीने लगते हैं उसको जगने में भी। तब तक 13,000 करोड़ लोगों का स्वाहा हो चुका है। यार, एक स्कैम हो रहा है, हर मोड़ पे स्कैम है, और आप कहते हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है।
और मीडिया का जो काम था कोर कि अगर आपकी समस्याओं को सरकार से जाके पूछना। ट्रम्प ज्यादा बड़ा बदमाश है या नहीं? उसके बावजूद भी आप देखते हो महीने में 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस उसको भी करनी पड़ती है कि आप बताओगे या नहीं देश का क्या हाल है। कितना अच्छा हो कि मोदी जी यूरोप से लौटे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि युवाओं के लिए इतने अवसर लेके आया हूं, लेकिन चर्चा होती है जो मोदी जी को एक अवसर मिलता है मेलोनी को चॉकलेट वो अवसर ज्यादा बड़ा, उस पर चर्चा होना ज्यादा जरूरी है। कैबिनेट की मीटिंग होती है, आते ही पता चलना चाहिए क्या हुआ, किस किस को हड़काया गया, किस किस से जिम्मेदारी छीन के दूसरे को दी गई। लेकिन मीडिया में नहीं जाती। मोदी जी ने सबको सलाह दी है डिहाइड्रेटेड रहना। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ कि इनकी कैबिनेट को इतनी समझ नहीं है कि गर्मी में डिहाइड्रेटेड रहना या हाइड्रेटेड रहना, उसकी सलाह भी मोदी जी देंगे। वही ये बड़े मुद्दे